नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे बीचू एंट्रेंस एग्जाम के लिए समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट थर्ड को, जिसमें जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट शुरू करेंगे और इसका पीडीएफ आपको पाना है तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य चुनिए ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। क्वेश्चन सभी बाइलिंगुअल रहते हैं, तो जिससे आपके यहाँ पे चाहे हिंदी वाले स्टूडेंट हों चाहे इंग्लिश वाले, सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चंस को। रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने पर और स्क्रीन पर जो आपके क्वेश्चन दिख रहा है उसका कमेंट करके हमें जवाब जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ड सुदर्शन लेक इन गिरनार माउंटेन? तो यहाँ पे गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील की बात की जा रही थी, इसको किसने बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका एक बार जो है पुनरुद्धार जो है समुद्रगुप्त के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा गिरनार पर्वत में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द हिस्टोरिकल दिगंबर जैन पिलग्रिम साइट ऑफ सोनगिरी? यहाँ पे सोनगिरी की अगर बात करें, सोनगिरी किस राज्य में है, तो इसके राइट आंसर की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैन धर्म की बात की जा रही है, जैन धर्म के जो संस्थापक रहे थे वो कौन थे? ऋषभदेव। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव जो है इसके संस्थापक थे और प्रथम जो है तीर्थंकर भी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। सेकेंड की बात की जाएगी तो अजीतनाथ। सेकेंड कौन थे? अजीतनाथ। और आपसे तीसरा पूछता है 23rd पे कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाएगा लास्ट वाले जो थे 24th महावीर स्वामी, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन धर्म। ठीक है, तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र में गणपति पर्व की शुरुआत किसने किया था? हु स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल की जो स्टार्टिंग की गई थी, शुरुआत की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट वन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मखली गोसल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, मखली गोसल। नेक्स्ट वन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्थिक दोहन की बात की जा रही है। क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन है घुमा फिरा के कई बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको भी घुमा फिरा के कई बार आपसे पूछा है। Who propounded the theory of the economic exploitation of the India during the British rule? तो एक इसको किसने किया है? आप अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान दिए होंगे पिछले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट वन, रूलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द रूलेट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो यहाँ पे रूलेट एक्ट की बात की जा रही है, भारत में कब लागू हुआ था? रूलेट एक्ट की अगर बात की जाए तो रूलेट एक्ट की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो रूलेट एक्ट जो है 1919 में लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा। और आपका 1909 में अगर आपसे पूछेगा तो 1909 में क्या, तो इसमें जो है मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम जो है आपका कब आया था? तो आपका आया था यहाँ पे 1909 में। 1919 में जो है रूलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में ही क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके विरुद्ध प्रदर्शन में? रूलेट एक्ट के। नेक्स्ट वन, बनावली एक सिंधु सभ्यता का प्राचीन शहर है, यह वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? बनावली इज एन एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज इट लोकेटेड एट प्रेजेंट? बनावली की बात की जा रही है, तो बनावली जो है कहाँ पे है? हरियाणा में, ध्यान रखिएगा, बनावली कहाँ पे? हरियाणा में। नेक्स्ट वन, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? फ्रॉम वेयर हैज द डिफाइंड एविडेंस ऑफ द स्कल सर्जरी इन द इंडस सिविलाइजेशन बीन ऑब्टेन्ड? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई?
ये आपको बताना है। एक कहाँ से मिला है, किस शहर से मिला है, इसका कहने का मतलब है किस स्थान से। जो आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उसी में से कहीं न कहीं ये मिला हुआ है। तो ये मिला जो है आपका कहाँ पे मिला है, कालीबंगा में। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, ऋग्वेद में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहते थे? व्हाट वर द गर्ल्स हु रिमेन्ड अनमैरिड फॉर लाइफ इन द ऋग्वेद कॉल्ड? तो उनको ऋग्वेद के समय में क्या कहा जाता था? जो कन्याएं अविवाहित रहे उनको अमाजू कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अमाजू। नेक्स्ट वन, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? हु रूल्ड द कंट्री ऑफ द कौशल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा? तो कौशल देश की बात की जाए तो उस समय जो महात्मा बुद्ध थे तो उस समय प्रसन्नजीत वहाँ पे था कौशल देश में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? विच रूलर हैड एब्डोन्ड वैशाली एंड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाशोक। ध्यान रखिएगा, कालाशोक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? विच इंक्रिप्शन ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कलिंगा वार? तो अशोक की जो कलिंग वार की बात की है वो उसका जो सबसे बड़ा शिलालेख है कौन सा? 13वां शिलालेख, उसमें उसकी बात की गई है कलिंग युद्ध की। ध्यान रखिएगा, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। नेक्स्ट वन, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? विच रूलर वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग एंड कैप्चर द थ्रोन ऑफ पाटलिपुत्र? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? बृहद्रथ था। मौर्य वंश की स्थापना की बात करें तो वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता के अंत की बात किया तो यहाँ पे अनुच्छेद 17 में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 14 की बात करेंगे तो 14 में आपका क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता, यानी जो कानून है वो सभी के लिए समान होना चाहिए, सभी के इक्वल होना चाहिए। 15 की अगर बात की जाए तो इसमें जो है धर्म, नस्ल, जाति और रंग के आधार पर उनके साथ किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 जो है उसके बारे में दिया गया कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सभी को जो है किसी भी पद के लिए सभी को जो है अवसर एक जैसा मिलना चाहिए। अनुच्छेद 19 जो है यहाँ पे वाक की स्वतंत्रता देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, शांतिपूर्वक जो है बिना हथियारों के जो है आप कहीं पे एकत्रित हो सकते हैं, इस प्रकार की संघ बनाने की स्वतंत्रता है, देश में किसी भी क्षेत्र में जाने आने की स्वतंत्रता और कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की, ये सब जो है हमारा कौन सा अनुच्छेद देता है? ये 19 हमारा देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? व्हेन डज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिटायर? कैग की बात की जा रही है, CAG की बात की जा रही है, कैग की। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो ये जो है 65 वर्ष की आयु होने पर और 6 वर्ष जो है उनका जब हो जाए, देखिए दोनों में से पहले या तो उनका 6 वर्ष पहले हो जाए या तो उनकी आयु जो है 65 वर्ष हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तो उसी के साथ उनको जो है सेवानिवृत्त कर दिया, यानी B और C, यानी दोनों साथ में होंगे तो भी आपका अगर एक होगा, चाहे 6 साल पहले हो जाए या तो 65 साल पहले हो जाए तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, इसकी बात की जाए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट वन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? विच फंडामेंटल राइट वॉज कॉल्ड बाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पे किस अनुच्छेद को भी कह सकते हैं आप कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। तो इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो इसी को जो यहाँ पे कहा गया है
संविधान का हृदय एवं आत्मा किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये भी ध्यान रखना कि आपसे सीधे उलट के क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा किसने कहा है या किसके द्वारा कहा गया है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? हु इश्यूज द डिक्लेरेशन ऑफ द वाइनियल इलेक्शन टू दी राज्यसभा। जैसे कि आपको पता है कि 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर वर्ष निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के लिए। 2 वर्षों में क्या होता है, 1/3 आपके सदस्य जो होंगे वो आपके यहाँ पे निर्वाचित होंगे, किसके लिए? राज्यसभा। राज्यसभा जो अस्थायी सदन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कभी भंग नहीं होता, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अस्थायी सदन इसीलिए इसको कहा गया है कि इसमें से 1/3 ही सदस्य हर बार निर्वाचित हो, ये नहीं कि सभी सदस्यों को एक ही बार में निर्वाचित कर दिया जाए, ठीक है, इसीलिए अस्थायी हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है चुनाव की घोषणा की जाती है, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत एक कर सकता है राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे बात किया राष्ट्रपति जो है किसके अंतर्गत भंग कर सकता है, तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, 85 के अंतर्गत जो है ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ये शक्ति दी गई है। किसे दी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को दी गई है। नेक्स्ट वन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड? राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई राष्ट्रपति जो है किस मतलब आर्टिकल के तहत निर्वाचित किया जाता है, यानी उसका जो निर्वाचन होता है किसके तहत होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो है 54 के बाद आर्टिकल 54 में कहा गया, यानी 54 में कहा गया है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति जो है एक संवैधानिक पद होता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहाँ कहा गया, किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 52 में कहा गया। अगर आपसे सीधे देगा कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित, तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 55 की अगर बात करेगा तो अनुच्छेद अगर 55 आपसे पूछेगा भाई ये क्या है, तो इसमें बता देना कि भाई राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन में एकल संक्रमण पद्धति होती है, उसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पर जो लगाई जाती है वो कहाँ पे होती है? अनुच्छेद 61 में उसके बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु उसे कितने दिन पूर्व नोटिस दे दिया जाना चाहिए या नोटिस देना होता है? तो कितने दिन पूर्व देना होता है भाई? हाउ मेनी डेज प्रियर नोटिस हैज टू बी गिव टू द प्रेसिडेंट टू इम्पीच हिम? तो यहाँ पे भाई कितना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए 14 दिन पहले उनको देना चाहिए। और यहाँ पे 2/3 आपके 2/3 जो है आपके राज्यसभा से और 2/3 आपके लोकसभा से जब सदस्य यहाँ पे उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, अपनी सहमति जता देंगे, तभी जो है राष्ट्रपति को उससे अपने पद से उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिए 14 दिन पहले उनको बताना होता है। निम्न में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म दी सुंदरवन डेल्टा? तो यहाँ पे बात की जाएगी सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो रहती हैं, लेकिन रावी नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। गंगा है, ब्रह्मपुत्र, मेघना, एकदम सही है भाई। मेघना जो है देखिए आपसे अगर कभी पूछेगा कि गंगा का जब सुंदरवन डेल्टा में गिरती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय उसका नाम क्या होता है, तो मेघना ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मिजोरम से नदी आती है, उससे जो है कनेक्ट होने के बाद गंगा का नाम मेघना हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। इंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द इंडीज रेंज? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, इंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी है। ऊंची जो है आपकी तो हिमालय है, ठीक है, जिस पर माउंट एवरेस्ट है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाएगी तो ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में, यानी साउथ अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे जिसके सबसे ऊंची चोटी की बात की है, उस सबसे ऊंची चोटी जो एकांकागुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कभी आपसे पूछे विश्व की सबसे ऊंची राजधानी किस देश की है, तो बोलीविया हो जाएगी, जिसकी राजधानी कहाँ पे, लापाज है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और माउंट मैकेली जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट की बात करें, हिमालय की एल्ब्रुस की यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है?
द predominance of the which occupation is found in the most of the polluted parts of the world। जहाँ पे मतलब पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, किस प्रकार की वहाँ पे अधिकता होती है, जैसे कृषि होता है या कपड़ा ज़्यादा उगाया जाता है, उत्खनन ज़्यादा होता है या मछली पकड़ा जाता है, क्या होता जाता है वहाँ पे भाई होगा। देखिए जब पठार है वहाँ पे खेती उतनी हो नहीं पाएगी, कपड़ा वहाँ पे बनेगा नहीं, मछली वहाँ पे पकड़ा नहीं, तो होगा क्या, खुदाई की जाती है यानी उत्खनन वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट वन, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है, वेयर इज द मेसेटा प्लेट्यू लोकेटेड। मेसेटा के पठार की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मेसेटा का जो पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पे, ध्यान रखिएगा, स्पेन और पुर्तगाल की, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, पुर्तगाल की लिस्बन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन द 1981। पहले काम आपको ये करना है कि भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना 1981 में। अब आपसे पूछा जाएगा भाई इसका मुख्यालय जो कहाँ पे बनाएगा, तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उत्तराखंड, देहरादून, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, वेयर इज कोल फाउंड इन एविडेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो अधिकता सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे पाई जाती है, कोयला जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखिए गोंडवाना क्षेत्र में पाया, जो कि आपका कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया उसमें आपकी बात की जा रही है। नेक्स्ट वन, हीराकुंड नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द हीराकुंड रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। हीराकुंड नदी परियोजना जो है किस राज्य में है आपका है, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो उड़ीसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा उड़ीसा। हीराकुंड जो है किस नदी पे है, तो महानदी पे। नेक्स्ट वन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, 979 मीटर उसकी ऊंचाई। तो ये आपका है कहाँ, आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, एंजिल जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। कैरोनी नदी। नियाग्रा जलप्रपात आपका दूसरा जलप्रपात है ऊंचा, और भारत का जो है शरावती जलप्रपात, ध्यान रखिएगा भारत का जो है सबसे ऊंचा शरावती जलप्रपात है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, ऑन विच डे द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज मिनिमम। किस दिन जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो होती है क्या होती है, न्यूनतम होती है, यानी सबसे कम होती है। तो यहाँ पे कब होती है, 3 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। आपको अगर लग रहा हो कि यहाँ पे ठंडी रहती है तो उसके अनुसार मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है रोटेशन के अनुसार है, तो जो आपके यहाँ पे दिन रात होते हो तो पृथ्वी की रोटेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके अनुसार जो यहाँ पे दिन रात होती है। पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है, वो भी रोटेशन अलग है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसी के अनुसार यहाँ पे बात की जाए 3 जनवरी को जो यहाँ पे 14.70 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस होती है, जो कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो होती है 4 जुलाई को होती है 15 दशमलव आपकी यहाँ पे 21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 15.21 करोड़ एक किमी में है, तो ये मिनिमम होती है और ये आपकी मैक्सिमम होती है 4 जुलाई। इसको जो सबसे न्यूनतम होती है उसको उपसौर कहते हैं, यानी इसको जो है पेरीहिलियन कहेंगे, और जो सबसे अधिकतम होती है उसको अपसौर कहेंगे, यानी एपीहिलियन इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा एपीहिलियन, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आपको 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा पूरे विश्व में दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये आपको ध्यान रखना है। 21 जून को जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 यहाँ पे दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, जस्ट अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का। आपको 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटा दिन, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है कि मैक्सिमम लोग पास हो सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन एंड विद आशीष सर, थैंक यू।